ये देखते हैं जो इंट्रोडक्शन पार्ट का हमने जो अभी अभी वर्ड को कलेक्ट किया और वर्ड मीनिंग को लिखा, ठीक है, तो उसी का आज हम लोग हिंदी एक्सप्लेनेशन को भी देखेंगे साथ ही साथ। तो अगर आपके पास बुक है तो आप अपने साथ जरूर रखें, ठीक है। इससे लिखा गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, मतलब भारतीय सभ्यता और संस्कृति। क्लियर है? भारतीय सभ्यता और संस्कृति। अगर पूछा जाए कि सभ्यता और संस्कृति मतलब क्या, उसमें क्या फर्क है, तो अगर आप गुलाब के फूल देखे होंगे, देखे तो होंगे ही, थोड़े आप लोग कहीं दूसरे जगह से हैं, है ना, चंद्रमा से तो आए नहीं है, देखे ही होंगे। तो जो गुलाब का फूल होता है ना, तो गुलाब की जो बाहरी बनावट होती है, बाहरी जो सुंदरता होती है, जो उसकी कलर हो गई, है ना, वो जो उसकी बाहरी बनावट हो गई, वो हमारी सिविलाइजेशन होती है। क्लियर है? और जो उसका सुगंध होता है ना, जो उसका सुगंध होता है गुलाब का, वो हमारी कल्चर हो गई। ठीक है, तो हम इसमें वही चीज पढ़ने वाले हैं। भारत की एक बाहरी बनावट जैसी है उसको भी देखेंगे, और एक जो आंतरिक है मन, उसको भी देखेंगे, है ना। हमारी सोच ही हमारी क्या होती है, कल्चर होती है। ठीक है, जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। लिखा गया है कि मोहनदास करमचंद गांधी 1869-1948, popularly known as Bapu or the father of the nation, was more a spiritual leader than a politician। ये पूरा एक लाइन है। ठीक है, तो लिखा गया है कि मोहनदास करमचंद गांधी का जो जन्म है 1869 माने 1869 ईस्वी में हुआ, और उनकी मृत्यु 1948 मतलब 1948 ईस्वी में हो गया। लिखा गया कि पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ नेशन, मतलब जो महात्मा गांधी है वो राष्ट्रपिता और बापू के नाम से प्रसिद्ध हैं, फेमस है ना, लोकप्रिय है। उसके बाद लिखा गया कि वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। ये बात किसके लिए लिखा गया है? मोहनदास करमचंद गांधी के लिए लिखा गया। तो यह सेंटेंस वहां से आता है कि मोहनदास करमचंद गांधी वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, माने मोहनदास करमचंद गांधी एक राजनीतिज्ञ से, दैन का मतलब होता है से, एक राजनीतिज्ञ से कहीं ज्यादा क्या थे, एक आध्यात्मिक नेता थे। उसके बाद लिखा गया कि ही सक्सेसफुली यूज्ड truth and non-violence as the chief weapons against the British rule in India and helped India gain independence। ये पूरा एक लाइन है। क्या लिखा गया कि ही सक्सेसफुली, उन्होंने सफलतापूर्वक, सक्सेसफुली के मतलब सफलतापूर्वक, उन्होंने सफलतापूर्वक यूज्ड, प्रयोग किया, किस चीज को भाई? ट्रुथ, सत्यता की, एंड नॉन वायलेंस, अहिंसा की, एज द चीफ वेपन्स, एक मुख्य हथियार के रूप में, अगेंस्ट, के विरुद्ध, किसके विरुद्ध भाई? द ब्रिटिश रूल, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध। कहां पे किए? इन इंडिया, भारत में। और प्रयोग तो किया, उससे मिला क्या था? लिखा गया एंड हेल्प्ड, और उससे सहायता मिली। क्या मिली भाई? कि इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, हमारा भारत क्या हो गया? आजाद हो गया। क्लियर है? पूरे लाइन को देखते हैं। लिखा गया कि ही सक्सेसफुली यूज्ड truth and non-violence as the chief weapons against the British rule in India and helped India gain independence। अगर इस पूरे को देखें तो लिखा गया, अगर पीछे से पढ़ना शुरू करें तो लिखा गया कि उन्होंने भारत में अंग्रेजी शासन के खिलाफ मुख्य हथियार के रूप में सत्य और अहिंसा का सफलतापूर्वक प्रयोग किया। कौन? महात्मा गांधी। ठीक है, उसके बाद लिखा गया कि एंड हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, और उनके इस सत्य और अहिंसा का जो हथियार था, सत्य और अहिंसा रूपी जो हथियार था, जिसका इस्तेमाल उन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ किया, इसी के बदौलत हमारे भारत को क्या मिली भाई? आजादी मिली, है ना। तो हमारी भारत, जो हमारा भारत है, वो क्या हो गया? आजाद हो गया। लिखा गया कि फ्रॉम 1915 टिल 1948 ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। क्या लिखा गया है कि 1915 से टिल 1948, 1948 तक
फ्रॉम 1915 टिल 1948, मतलब 1915 से लेकर के 1948 तक। ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, है ना, वह भारतीय राजनीतिक मतलब नीति उपदेशक के तौर पे उनका काफी ज्यादा क्या रहा, बोलबाला रहा, है ना। मतलब वो 1915 से लेकर के 1948 तक भारतीय राजनीतिक में कुशलता पूर्वक, ठीक है, उनका बोलबाला था। लिखा गया कि ही डाइड एट द हैंड ऑफ अ फैनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948। क्या लिखा गया है कि ही डाइड, मतलब वह मर गया, है ना, उनकी मृत्यु हो गई। कैसे भाई, तो एट द हैंड ऑफ अ फैनेटिक, उनके जो अपने दीवाने थे, है ना, जो उनके अपने चाहने वाले थे, जो उनके अपने नजदीक के दोस्त थे, है ना, कुछ ऐसे कट्टरपंथी, देखते हो ना पड़ोसियों में अक्सर वैसे ही होता है ना, कि मुंह पर एकदम से मीठी बात करना, अब पीछे से छुरा घोंपना, ठीक है, वही चीज चलता है। ऊपर से एकदम बाप रे का भाई तू तो कमाल के, अरे गजब यार गजब, अब पता नहीं जब मौका मिले तो धीरे से मारे करा के धीरे से, ठीक है ना, तो वो वाला काम था। तो ही डाइड एट द हैंड ऑफ अ फैनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948, मतलब उनके ही नजदीक किसी कट्टरपंथी के द्वारा, किसी के आप लोग जानते ही हो किसके द्वारा मारे गए हैं। तो लिखा गया कि उनके नजदीक के कट्टरपंथी द्वारा, है ना, 30 जनवरी और 1948 को मार दिया गया, ठीक है, मतलब उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद लिखा गया कि हीज ऑटोबायोग्राफी, उनकी आत्मकथा, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, मतलब मेरी सत्यता के साथ परीक्षण, जो उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स, जिसमें बहुत सारी आर्टिकल्स लिखी गई हैं, दैट जो ही रोट फॉर यंग इंडिया एंड द स्पीचेस दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स रिवील हिम नॉट ओनली एज an original thinker but also a great master of chest idiomatic English। ये पूरा एक सेंटेंस है, कहां से शुरू है भाई, मैं पढ़ देता हूं फिर से एक बार। His autobiography, My Experiment with Truth, and the numerous articles that he wrote for Young India and the speeches that he delivered on different occasions reveal him not only as an original thinker but also as a great master of chest idiomatic इंग्लिश। ये पूरा एक सेंटेंस है, लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि उनकी ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, जिसमें बहुत सारी आर्टिकल्स जो युवा भारत के लिए लिखा गया है कि दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया, जिसे उन्होंने युवा भारत के लिए लिखा, एंड और द स्पीचेस, और उसे भाषित भी किया गया, है ना, भाषण के रूप में भी, दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, है ना, और उसे भाषण के तौर पर भी विभिन्न अवसरों पर क्या किया गया, सुनाया गया। क्लियर है। उसके बाद लिखा गया कि रिवील हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर बट ऑल्सो अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट आइडियोमेटिक इंग्लिश। उनके इस स्पीचेस को देखने के बाद ये पता चलता है, रिवील हिम, उनके बारे में पता चलता है क्या चीज की, नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, वो एक विचारवान व्यक्ति ही नहीं बल्कि एज अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट आइडियोमेटिक इंग्लिश, वो एक शुद्ध आइडियोमेटिक इंग्लिश के भी क्या है, महान मास्टर है, ठीक है। लिखा गया कि इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, ये जो आप अभी आगे की तरफ जो सार पढ़ने वाले हैं, जो माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ का जो ये एक सार जो आपको दिया गया है, ठीक है, लिखा गया है कि एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन विच हैड सक्सेसफुली विथस्टूड द पासेस ऑफ टाइम। ये पूरा एक सेंटेंस है। तो क्या कह रहे हैं कि इस फॉलोइंग निष्कर्ष में जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, गांधी जी टॉक्स अबाउट, गांधी जी बात करते हैं अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। किसके बारे में भाई, भारतीय सभ्यता के मजबूत नींव के बारे में महात्मा गांधी जी इस इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर वाले चैप्टर में बात करते हैं कि भारत की जो ये नींव है उसको कैसे मजबूत बनाया जाए, उसके बारे में ये बात करते हैं। Which has successfully withstood the passage of time, है ना,
इसमें उन्होंने सफलतापूर्वक उन सारे चीजों को लिखा है जो उन्होंने ऑब्जर्व किया था। जैसे जैसे समय गुजरता गया, है ना, जिस पथ पर वो चले थे, है ना, उस पथ पे जो भी उन्होंने परेशानियां को झेल रखी थी, उन सारे चीजों को इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में उन्होंने लिखा है। ठीक है ना, तो लिखा गया कि विच हैज सक्सेसफुली विथस्टूड द पासेस ऑफ टाइम। ठीक है ना, समय के सफलतापूर्वक गुजरने वाली बातें सारी इसी में है। लिखा गया कि द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, और जो पश्चिमी सभ्यता है, विच हैज द टेंडेंसी to privilege materiality can't match the Indian civilization that elevates the moral being। लिखा गया है कि द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जो पश्चिमी सभ्यता है, which जो has the tendency to privilege materiality, जो किसके लिए भाई, हाँ, पदार्थ के विशेषाधिकार पर जिसकी झुकाव है। मतलब जो हमारी वेस्टर्न कल्चर है ना, वो ज्यादातर वो पदार्थों को महत्व देते हैं, है ना, मशीन पे वो सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। जबकि इस आप चैप्टर को जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि महात्मा गांधी इस पूरे चैप्टर में उन्होंने यही बात कहा है कि अगर हमें अपने पूरे जीवन में खुश रहना है, स्वस्थ रहना है ना, और मस्त रहना है, तो इसके लिए हमें अपने द्वारा हो जाने वाले कामों को अपने से ही करना है। हमें किसी मशीन पर आश्रित होने की आवश्यकता नहीं है। इस पूरे चैप्टर में उन्होंने यही बात बोली है। ठीक है, तो लिखा गया है कि जो पश्चिमी सभ्यता है वो दरअसल उसकी जो झुकाव है ना, जो वो सबसे ज्यादा अधिकार किसको देते हैं, मटेरियलिटी को देते हैं, पदार्थ को देते हैं। लिखा गया कि कांट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन, जिसकी मतलब तालमेल भारतीय सभ्यता के साथ की ही नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि द एलिवेट्स द मोरल बीइंग, क्योंकि जो भारत की सभ्यता है वो नैतिक जीवों पर बेस्ड है ना। नैतिक जीवों की यहां से क्या होती है, एलिवेट्स होती है, नींव पड़ती है, ऊपर उठने वाला। एलिवेट्स का मतलब ऊपर उठना। क्लियर है? तो ये रहा आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का इंट्रोडक्शन वर्ड। आप इसको एक दो बार सुनेंगे, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा क्या चीज है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।